अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरशद मलिक और आज हम मेल इनफर्टिलिटी को समझने के हवाले से अपनी जो हमने सीरीज़ शुरू की थी उसके अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो आज हमारी इस सिलसिले की चौथी वीडियो है। आज जो जिस मसले को हम डिस्कस करेंगे वो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया जो है आजकल हमारे जो रिपोर्ट्स की जा रही हैं मेल इनफर्टिलिटी की काजेज़ में, उसमें सबसे बड़ी एक काज है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया को ज़ीरो ज़ीरो स्पर्म काउंट भी कहते हैं। अमूमन पेशेंट आके कहते हैं कि हमारी प्रोफाइल जो है सीमेन एनालिसिस की जो है वो बिल्कुल निल है। निल काउंट किया जाता है, नो स्पर्म जो है वो रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें हमें मिलता है कि किसी किस्म का कोई स्पर्म मौजूद नहीं है, ना कोई जिंदा, ना कोई मुर्दा, ना कोई स्लगिश, ना कोई इमोर्टाइल, किसी तरह का भी कोई स्पर्म मौजूद नहीं होता। और ये कंडीशन जो है ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। जितने भी काजेज़ हैं उनमें से सबसे ये सीवियर काज है इनफर्टिलिटी के हवाले से। और ये उस वक़्त किया जाता है जब बिल्कुल ही निल रिपोर्ट आ रही हो, और जब निल रिपोर्ट आ जाए तो फिर हमें थोड़ा-सा इसको आगे मज़ीद रूल आउट करना पड़ता है इलाज मुआलजे के लिए। इसके ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ा-सा मज़ीद फ़र्दर कुछ डायग्नोज़ और करवानी पड़ती है, कुछ हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है टेस्ट के हवाले से, ताकि रूल आउट किया जाए कि ये एज़ोस्पर्मिया या ज़ीरो ज़ीरो स्पर्म काउंट जो रिपोर्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है। उसके लिए एज़ोस्पर्मिया को बेसिकली जो है वो 2 पार्ट्स में जो है वो तक़सीम किया जाता है। एक प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया, दूसरा सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया। प्राइमरी एज़ोस्पर्मिया जो है वो एक पैदाइशी नुक्स होता है, जिसको हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं। जेनेटिकल जो है उसमें फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि अल्लाह ने एक शख्स में एक सलाहियत नहीं रखी, कुदरती तौर पे उसमें एक सलाहियत नहीं है। तो ये इसको तो हम बिल्कुल जो है वो फिर साइड पे कर देते हैं। दूसरा सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया, तो सेकेंडरी एज़ोस्पर्मिया जो है वो काबिल इलाज है। उसमें देखना होता है कि कॉजेज़ क्या हैं पीछे। तो उसमें जो मेनली जो 2 तरह के फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया और दूसरा है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्शन वाले एज़ोस्पर्मिया में क्या होता है कि हमें स्क्रोटल का एक अल्ट्रासाउंड हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव वाला होता है जिसमें नहीं होती किसी किस्म की ब्लॉकेज, उसको फिर हम हार्मोनल प्रोफाइल का जो है वो मशवरा देते हैं। उसमें फिर हार्मोन्स चेक किए जाते हैं। वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्शन वाला होता है जिसमें ब्लॉकेज होती है, तो उसमें स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड जो है वो एडवाइस किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि किसी किस्म का टेस्टिस में जो है वो कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। ब्लॉकेज ड्यू टू इंजरी भी हो सकती है, किसी किस्म की टेस्टिस पे अगर कोई इंजरी हुई हो तो उस कंडीशन में भी जो है स्पर्म जो है निल हो जाता है और वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाती है। किसी किस्म का ट्रॉमा है, किसी किस्म की सर्जरी हुई हुई हो, अगर प्रोस्टेट की सर्जरी हुई हुई हो, या कोई टेस्टिस पे डायरेक्टली जो है कोई चोट लगी हो और उसकी कोई सर्जरी हुई हो, तो उस कंडीशन में भी ब्लॉकेज आ जाता है और स्पर्म जो है वो टेस्टिस से ट्रैवल करके तो सेमिनल फ्लूइड तक नहीं पहुंच पाता। वास डेफरेंस में कहीं आ जाता है, या सेमिनल जो डक्ट्स हैं वहाँ पे कहीं ब्लॉकेज आ जाती है। तो ये मसाइल जो है वो उसमें आते हैं। दूसरा, जो रगें हैं टेस्टिस की वो फूल जाती हैं, जिन्हें हम वेरिकोसिल कहते हैं। वेरिकोसिल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक जो है वो मेडिसिन से काबिल इलाज होता है। ग्रेड 3 भी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म जो है वो इलाज चाहिए होता है। उसमें भी पार्शियली ब्लॉक होती हैं तो वो वहाँ भी ये खुल जाती हैं। लेकिन जो वेरिकोसिल ग्रेड 4 है, उसमें हम फिर पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पेशेंट का वेस्ट होता है। उससे बेहतर है कि उनको सर्जरी की तरफ रिकमेंड कर दी जाए। लेकिन ग्रेड 3 तक जो है वो पेशेंट्स को सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सर्जरी की अपनी जो है मज़ीद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनसे बचना चाहिए और मेडिसिन को प्रेफ़र करना चाहिए। पहली प्रायोरिटी मेडिसिन को देनी चाहिए, और मेडिसिन से अगर हो जाता है तो उन्हें एक तो बगैर तकलीफ़ के जो है उनका इलाज जो है वो हो जाता है। इसके अलावा जो है कुछ जो है प्रॉब्लम्स आते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में। उसमें फिर ये होता है कि देखा जाता है हार्मोनल प्रोफाइल करवा के, तो उसमें 4 जो हार्मोन्स हैं उनका टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी होता है। उसमें एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा प्रोलैक्टिन है, और आखिर में टेस्टोस्टेरोन। ये चारों टेस्ट जो हैं
हार्मोन्स के लेवल जो है ये सामने होने ज़रूरी है। पहले 3 जो मैंने बताए वो उनको हम फीमेल हार्मोन्स कह सकते हैं, और आखिरी टेस्टोस्टेरोन जो है उनको हम मेल हार्मोन्स कह सकते हैं, समझने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि पब्लिक भी के लिए भी वीडियो है, तो ज़रा आसानी से समझ में, टेक्निकल चीज़ों को थोड़ा सा हम कम इसमें यूज़ करते हैं। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो डोमिनेंट होना चाहिए, और बाकी जो तीनों लेवल्स हैं वो उनका लेवल जो है वो कम होना चाहिए। अगर मेल की बॉडी में जो है, जो एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन या प्रोलैक्टिन की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और टेस्टोस्टेरोन जो है उसका लेवल कम हो जाता है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। टेस्टोस्टेरोन के ज़िम्मे जो मामलात हैं, जैसे स्पर्म की प्रोडक्शन वगैरह या और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो बॉडी में उसने सरंजाम देनी होती है, तो वो नहीं अच्छे तरीके से दे पाता, जिसकी वजह से हमें एज़ोस्पर्मिया का इशू भी नज़र आता है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि मेडिसिन्स बहुत अच्छी हमारे पास अवेलेबल है, मेडिसिन से उनका इलाज मुमकिन है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो मेडिसिन से बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो मेडिसिन से बढ़ाई जा सकती है, और बाकी लेवल्स को जो है वो कम किया जा सकता है। तो इनको ये जो ब्लॉकेज वाला और बगैर ब्लॉकेज के एज़ोस्पर्मिया है, इनको जो है वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ हमें ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखने में आई कि हार्मोनल प्रॉब्लम भी ठीक है, हार्मोन्स के हवाले से भी कोई इशू नहीं है, और ब्लॉकेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी 0-0 आ रहा है। तो उसमें फिर पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, और हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि पेशेंट्स को जो है वो कोई ना कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ रही है, और उसका अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जैसे आशिक है, सुजाक है, और एड्स वगैरह है। तो उस कंडीशन में जो है ये कुछ-कुछ ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं जिनका अगर प्रॉपर टाइम पे जो है ट्रीटमेंट ना लिया जाए, यूटीआई के कुछ और इन्फेक्शंस भी हैं, अगर उनके पेशाब की जो नाली की सोज़िश और जलन और पेशाब का जल के आना और पेशाब की नाली से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, अगर वो अनट्रीटेड छोड़ दी जाएं, या उनका अच्छे तरीके से कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उससे भी ये स्पर्म जो है वो ज़ीरो हो जाते हैं, और एज़ोस्पर्मिया जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन हमें हिस्ट्री में जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो उसमें ये भी मिलती है कि पेशेंट जो है वो किसी दौर में एक लंबे अरसे तक जो है वो एडिक्ट रहा है किसी न किसी नारकोटिक ड्रग का, किसी न किसी नशा आवर दवाई का जो है वो आदी रहा है, और उसने नशा आवर अद्वियात जो है वो बस ज़्यादा मकदार में जो है या लंबे अरसे तक जो है वो यूज़ किए। उस कंडीशन में भी हमें एज़ोस्पर्मिया का इशू जो है वो नज़र आता है, और रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल निल जो है वो रिपोर्ट की जाती है। इसके लिए अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंडिंग्स के लिए जो है वो अल्ट्रासाउंड सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये ब्लॉकेज वाला है या बगैर ब्लॉकेज के है। अगर बगैर ब्लॉकेज के है तो फिर फिर हार्मोन्स का टेस्ट करवाया जाता है, हार्मोनल प्रोफाइल करवा ली जाती है, और अगर दोनों क्लियर हो तो पेशेंट की हिस्ट्री ले ली जाती है, उसके हिसाब से जो है वो फिर ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ केसेस में जो है ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, स्पर्म नहीं आ रहा होता, तो हम पेशेंट को बायोप्सी भी रिकमेंड करते हैं। उसमें ये होता है कि हमें ये क्लियर हो जाता है कि आया टेस्टिस में जो है स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद फिर जो है वो स्पर्मेटोज़ोआ और स्पर्म्स की फाइनल स्टेज तक जो है वो स्पर्म मैच्योर होके पहुंचता है। तो स्पर्मेटोसाइट्स की प्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है टेस्टिस के अंदर। अगर नील है तो फिर कुछ और तरीके से उसका जो है कुछ और मेडिसिन्स हैं जो हमें यूज़ करनी पड़ती हैं उसकी ट्रीटमेंट में। तो बायोप्सी भी एज़ोस्पर्मिया में जो है वो रिकमेंड की जाती है। उसमें टेस्टिस से जो है वो पैथोलॉजिस्ट जो है वो पीस छोटा-सा लेके या वहाँ से सीरम लेके टेस्टिस से तो उसका टेस्ट करता है, और उसमें देख के बताता है कि टेस्टिस में जो है वो जो स्पर्म की इब्तदाई स्टेज है, जैसे जिसे हम स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, वहाँ पे उसकी पैदाइश हो रही है, वहाँ पे वो पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये कुछ एज़ोस्पर्मिया को समझाने की मैंने कोशिश की, समझने की हमने कोशिश की। तो उम्मीद है कि मैं कुछ जो है वो पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर पाया हूँगा। तो इंशाल्लाह ये हमारी सीरीज़ जो है वो आगे मज़ीद चलेगी। वन बाय वन हम सीमन एनालिसिस में जो रिपोर्ट की जा रही हैं प्रॉब्लम्स, उनको वन वन बाय रॉल आउट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम मसाइल के इलाज जो है बांझपन के हवाले से वो बहुत अच्छा हमारे पास मौजूद है। तो जनाब आपको भी ये मसाइल है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।